सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद. There is no power on earth that can undo Pakistan. ये फरमान है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का. अब 73 साल हो चुके. पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम और दायम है. मैं क्या, मेरे अलावा कोई मुक्तदी हो, कोई मुअज्जन हो, कोई रहजन हो, कोई रहबर हो, कोई रहनुमा हो, कोई सियासतदान हो, कोई सियासी जमात हो या बड़े से बड़ा ओहदा रखने वाला हो, हम सब भी चले जाएं तो पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम और दायम रहेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान खप्पे रहेगा. अगर किसी की खाम ख्याली है कि उनको शख्सियत परस्ती की अना अपनी तरफ खींच लेगी और वो उस दोहराए पर आ जाएंगे कि पाकिस्तान खप्पे ना कहने की बात करेंगे और वो भी एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर करेंगे, तो इंतहाई अफसोसनाक और अलमिया की बात है. उसके बाद उस पार्टी के तर्जुमान की जानिब से या उस पार्टी के सरबराह की जानिब से वजाहत आती तो क्यों कर आती, क्योंकि उस पार्टी का सरबराह अगर लंदन से बैठकर पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर खुद कुछ हमले कर रहा है तो फिर सवाल किया जाए तो किससे किया जाए. खुद जावेद लतीफ साहब ने बयान दिया, खुद बात की, खुद पाकिस्तान ना खप्पे कहने वाली बात की और उसके बाद खुद ही वजाहत कर डाली कि मैं तो बार बार पाकिस्तान खप्पे कहता रहूंगा. यह पाकिस्तान के मुल्क की सियासत का दूसरा एंगल है. यहां पर एक बात कही जाती है, उसके बाद यह कह दिया जाता है कि बात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया. यहां आर या पार की बात की जाती है, उसके बाद कहा जाता है हमने तो कहा था कि आर या पार यह नहीं है, आर या पार वो है जो हम कह रहे हैं. यहां यह कहा जाता है कि मैनिपुलेट हुए सेनेट इलेक्शंस और उसमें हमारी टिकट्स चली हैं, पैसा नहीं चला है. उसके बाद कहा जाता है हमने तो सिर्फ ज़मीनी इंतखाब के लिए कहा था, हमने सेनेट इंतखाबात के लिए तो नहीं कहा था. तो फिर मियां जावेद लतीफ साहब, अगर आपने पाकिस्तान खप्पे से मुतालिक अपना इरादा जाहिर किया है या अपनी पार्टी की नजरियाती तर्जुमानी करते हुए बात को आगे फैलाने की कोशिश की है तो इसमें क्या कबाहत है कि हो सकता है आपने अपनी बात को सियाको सबाक से हटकर पेश करने वाली वजाहत दोबारा से दे दी हो. तो ये पाकिस्तान की सियासत का ट्रेंड है. चाहे कोई कितना बड़ा सियासतदान हो, कोई कितना बड़ा रहनुमा है, कोई किसी तरह से भी काम कर रहा है, उसका तरीका यही रहता है. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. अगर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर पाकिस्तान के रियासती इदारों की बात कर सकते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के रियासती इदारों से मुताल्लिक बात कर सकती हैं, जहां उन्हें फायदा होता है उन्हें न्यूट्रलिटी नजर आती है और जहां उन्हें नुकसान होता है वहां पर वो इदारों के ऊपर हर्जा सराई जरूर करती हैं. इंतहाई अफसोसनाक मामला है. व्हेन शैल द स्टेट एक्ट, ये हम सब पाकिस्तानियों का सवाल है. और एक बात यहां पर तय है और खुले बंदों है, ओपन एंडेडली है, पूरे पाकिस्तान की कौम एक साथ मिलकर यह बात कहती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान खप्पे रहेगा. अगर आपको किसी किस्म की शिकायत है तो जरदारी साहब से जाकर कीजिए जिन्होंने यह नारा बुलंद किया था, पाकिस्तान से मत कीजिए. एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की. ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग पाकिस्तान खप्पे, हैशटैग पाकिस्तान खप्पे. मुझे जमील फारूकी कहते हैं. आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे. ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब. आप मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त भी हैं. मैं मुशीर दाखिला और एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ. सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहला सवाल मेरा अपोजिशन के उन रहनुमाओं की जानिब से जो रियासती इदारों के ऊपर तो बात करते हैं, उसके साथ साथ वो पाकिस्तान से मुताल्लिक भी बात करना शुरू हो गए. यानी शख्सियत परस्ती की इंतहा ये देखिए कि कोई भी शख्स नेशनल टेलीविजन पर बैठकर ये कहता है कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खप्पे की बात नहीं होगी. When will the state react, sir?
देखिए, स्टेट रिएक्ट तो करेगी, अपने एक तरीके से करेगी और कानून के दायरे में रहते हुए करेगी, लेकिन ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि एक वक्त एक जो पाकिस्तान की बड़ी जमात थी, अब वो एक सूबे के भी एक ख़ास हिस्से तक मैं समझता हूँ महदूद हो गई है। उनके लीडरों की तरफ से, PMLN की तरफ से दो इसमें मसाइल हैं। एक तो ये है कि जब इनकी लीडरशिप अपने लोगों को और अपने जो उनकी दूसरे सतह की क़यादत है उसको कहती है, और ये बिल्कुल चीज़ रिकॉर्डेड है कि इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने मुल्की इदारों के ऊपर हमला करना है। मुल्की इदारों में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, कौन देता है? जो साहब लंदन में बैठे हुए हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनकी लीडरशिप इनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपने इदारों के ऊपर हमला करना है, उन्हें ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल। अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग हैं इस जमात के अंदर। एक तो वो हैं जो इस इंस्ट्रक्शंस को शायद फॉलो करने के लिए मजबूर होते हैं, उनका ज़मीर शायद इजाज़त नहीं देता है। दूसरे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जिन साहब ने ये 2 दिन पहले बात की। अच्छा, उनका जो अपना किरदार है और अपने जो मामलात हैं उसमें भी ये हिस्सा डालते हैं, क्योंकि अब ये देखिए बात ये है कि ये जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान खपे के ऊपर बात हो जाएगी, ये इसलिए नहीं कह रहे कि जी इनको कोई सेनेट के इलेक्शन का कोई दुख है। सेनेट के इलेक्शन का क्या दुख हो सकता है भाई? आपके अपने वोट रिजेक्ट हुए, आपने खुद उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि नामों के ऊपर मोहर मारें, आपको अपनी सफ़ों के अंदर देखना चाहिए। खुद इंस्ट्रक्शंस दिए? देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन या फिर आप तज्जिया कर रहे हैं? देखिए, तज्जिया नहीं, मेरी इतला है, बड़ी मुसद्दका इतला है कि इनको अपने कुछ लोगों के बारे में शक था। हाँ। उनको ये कहा कि जी आप इस तरह करें कि आप नाम के ऊपर मोहर लगा दीजिएगा, उससे हम पहचान लेंगे कि आप लोगों ने वाकई ही वोट डाला है। तो जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी उन्होंने नाम के ऊपर मोहर मार दी। इन्होंने कायदे पढ़े ही नहीं कि उससे वोट रिजेक्ट हो जाती है। बाहर कैफ असल मुद्दा ये है। अब ये जो साहब जिन्होंने ये 2 दिन पहले बात की, पाकिस्तान खपे, इनको ज़ाती रंजिश भी है। इनको ज़ाती रंजिश है इमरान खान साहब की हुकूमत से, क्योंकि जब से इनकी हुकूमत आई है अब इनके अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं। इनके जो कुछ तो केस इनका नैब में चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये गैर कानूनी कब्जे में थे। इन्होंने शेखपुरा शहर के लोग जानते हैं, अड्डे वड्डे और बसें इनकी बड़ी हैं वहाँ पे। वैगन के अड्डे थे, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा था। फ्लोर मिल थी, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा था। सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा था। कोई CNG पंप का मसला था, उस पर कब्जा है। कोई ये प्लाजा बना रहे हैं जिसका स्टे चल रहा है और वो किसी वक्त भी टूट सकता है। तो ये तो बड़े इस वक्त फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है कि क्योंकि इन्होंने अपनी ये जो अनलिमिटेड किस्म की लॉयल्टी टू द माफिया बॉस, बिकॉज वो जस्टिस खोसा साहब ने जो बात की थी वो बड़ी दुरुस्त बात थी कि ये पूरा माफिया खड़ा इस चीज़ के ऊपर होता है कि जो ऊपर माफिया का बॉस है, जो डॉन है, अब डॉन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है ताकि आप उससे निचली सतह पे अपनी सतह के ऊपर जो भी अपना क्राइम कर सकें और अपनी चीज़ों को मफाद को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जब वो प्रोटेक्शन चली गई है तो बजाय इसके कि ये इंसान बन जाए, ये अब रियासत की सालमियत के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ हिस्सा की हुकूमत भी तो है ना सर। देखिए, बिल्कुल आप लोग एक्ट करें। वो बंदा स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन उसको चेयर करता है। देखिए, बिल्कुल 2 चीज़ें ये तो ज्यादती है ना। आप लोग कब एक्ट करें? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि रियासत को बिल्कुल इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, लेकिन रियासत को कानून के कायदे और दायरे में रह के एक्ट करना होगा। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस और प्रोसीजर के तहत ही एक्ट किया जाएगा। ये कोई ऐसी बनाना रिपब्लिक नहीं है कि सुबह उठ के अब कुछ भी एक्ट हरकत कर दे। लेकिन मैं समझता हूँ अब इनका मुहासबा जो है वो अवाम करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली पंजाब की अवाम, सेंट्रल पंजाब की अवाम बड़ी मुहब्बे वतन अवाम है और वो किसी सूरत इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती जो इस वक्त ये बातें करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं जो 2 चीज़ें कह रहा हूँ, पहली एक चीज़ आप ज़हन में रखिए कि जो हुकूमती मशीनरी है वो कानून के ताबे होती है जी। कानून के मुताबिक इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा और कानून हरकत में आएगा। कानून जो रियासत का एक परमानेंट हिस्सा होता है। सियासी हुकूमत आती है, फिर दूसरी हुकूमत आ जाती है, इलेक्शंस होते हैं। जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसको देखा जाएगा कि उसके जो बयानात हैं वो किस कानून की ख़िलाफ़ जाते हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ आपकी नज़रिए के ख़िलाफ़ भी होती है। इस वक्त जो ये बातें कर रहे हैं ये पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ है। वो जो इंस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक जो मुअज़्ज़ब माशरा होता है, एक जो खुददार हुब्बुल वतन माशरा होता है, एक एहतसाब वो भी करता है। सर, आर्टिकल 6 तो लग सकता है ना? देखिए, अभी लेट्स नॉट जंप द गन, अभी तो देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। वो एक कानूनी नुक्ता है और उसके ऊपर जो रेलेवेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वही इसको देखेंगी। इसके ऊपर देखा जाएगा क्या किया जा सकता है। सेनेट इंतखाबात तो जो हुए
जो नंबर्स चेंज हुए गिलानी साहब के इंतखाब के ऊपर वो आपके हमारे सामने है। फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर जो हुआ वो भी हमारे सामने है, और आप लोगों ने एक बॉल पर 2 विकेटें गिरा दी, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब अपोजिशन ये कह रही है, स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि हम इन इंतखाबात के नताइज को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब, आप क्या समझते हैं कि ये चैलेंज करने की पोजीशन में है? लॉ क्या कहता है? एक तो ये, और अगर ये करते भी हैं तो आप उसको किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आ जाता हूँ कि सेनेट का इंतखाब, मैं ये कहता हूँ ये कोई खेल नहीं है ना। सेनेट का इंतखाब, सियासत में कोई भी इंतखाब जो है जी, ये एक ऐसा अमल है जहाँ पे अवाम की रिप्रेजेंटेशन का मामला है, उनकी नुमाइंदगी का मामला है। इस मामले का जो तरीक़ाकार है उसको लेके तमाम सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे फ्रॉम डे वन, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, स्पेशली 85 के बाद से, जब से ये छांगा मांगा की सियासत का आगाज़ हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिस वक्त अपोजिशन में PDM का हिस्सा हैं, अपने वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर कैटेगोरिकली सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के थ्रू कराने की बात की है। अच्छा, इन्होंने उस पर अमल दरामद कभी नहीं किया, और जब भी इनको मौका मिला, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद दोनों बड़ी जमातों को बारी बारी 5 साल हुकूमत करने का मौका मिला। ये 14 मई 2006 को हुआ था ना लंदन में? जी बिल्कुल, 2 टेन्योर गुजर गए। 2 टेन्योर गुजर गए। अच्छा, उसके बाद हमारे आईनी ढांचे को तकरीबन तब्दील कर दिया गया। 18वीं तरमीम आई, 19वीं, 20वीं, ये सारी तरमीम आई, इन्हीं के दौर में आई। इन्होंने कंसेंसस डेवलप कर लिया 2 बड़ी जमातों ने, 2/3 मेजोरिटी लेके आईनी तरमीम भी कर दी। लेकिन जो खुद अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी इंतखाबी इस्लाहात की, उनमें से एक चीज़ भी नहीं की। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, मफादात थे, इसलिए सुनते जाए ना, मफादात थे जी। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, हम एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, आप कुछ नंबर्स के ऊपर खड़े जी। इसके बावजूद बात असूल की है, पूरी कौम गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है, इमरान खान असूल की सियासत करता है। उसने कहा जी मैं हुकूमत में हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके किए हुई बातें, आपके किए हुए वादे पे मैं पहला कदम उठाता हूँ। आइए, हमने पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1 एजेंडा के ऊपर लेके चले गए, इंतखाबी इस्लाहात, और उसमें सबसे पहले आप सेनेट के इंतखाब में इस्लाहात ओपन वोट हो जाए, जिसकी जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक उसको नुमाइंदगी मिले। इसकी उन्होंने मुखालफत की, आज उसका खमियाजा वो खुद भुगत रहे हैं। नंबर 1 जी। नंबर 2, जब पार्लियामान से पास नहीं हो सका तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए कि शायद इसमें सिर्फ कानून में तरमीम करने से हो सके, इसकी वहाँ पे वजाहत कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों से भी पूछा, इलेक्शन कमीशन से भी पूछा, मासवाए PTI और गवर्नमेंट के हर किसी ने इसकी मुखालफत की। ठीक, तो आज जो ये पूरा रोना रो रहे हैं, हाँ। ये पूरा उन्होंने रोन धोन का सिलसिला शुरू किया, वो किस चीज़ के ऊपर है? हाँ। उस चीज़ के ऊपर जो इमरान खान बारहा कह रहा है पिछले 6 माह से, जिसके लिए इमरान खान पार्लियामान में गया, जिसके लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब उसी चीज़ को लेके जो वो कहता था कि भाई ये चीज़ है, इस पर एक क्लैरिटी आ जाए, आपकी पोजिशन वाजे हो, ये कैसे इलेक्शन? लेट मी होल्ड यू हियर। गुलाम सरवर खान साहब ये PDM के मिनिस्टर हैं, उनके मुंतखब करते हैं या आपकी पार्टी के हैं? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है किसी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वहाँ पर लगा दिए हों कैमरे? मैंने ये बात सुनी नहीं है कि उन्होंने कहीं ऐसी कोई कही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। चलिए, उसका सियाको सबाक देखना पड़ेगा। लेकिन देखें, जो बात है कि जिस तरह के कैमरे, मैं उनकी बात पे कुछ तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह के कैमरे मैंने देखे, आप मुझे बताइए जमील साहब, इतने खुफिया थे कि खुद से चीख रहे थे कि हम इधर लगे हुए हैं टेपों के साथ। मतलब ये वो टेप है जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो टेनिस बॉल के ऊपर टेप चढ़ा के, वो वाली टेप के साथ जुड़े हुए कैमरे, प्रोपेगेंडा था। और 2 सस्ते जासूस PDM के, एक डॉक्टर वाटसन और दूसरा शर्लक होम्स। वो जो सस्ते जासूस आए और उन्होंने कहा जी फाड़ लिया कैमरा फाड़ लिया। मतलब इससे भोंडा स्टंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। प्रोपेगेंडा था। देखिए, इट वाज मेयर प्रोपेगेंडा। अगर किसी इदारे, पहले तो बात है एजेंसी इदारे इन चीज़ों में क्यों मुलव्वस होंगे, लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए अगर एजेंसी इदारे ने करना हो तो दे डू हैव लॉट मेनी वेज, लॉट मेनी मीन्स, किसी तरह से भी कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती मतलब। और अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जो मैं वही बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने कर भी लिया सी तो ऐसे 2 बंदे रह गए पूरे मुल्क के। अच्छा, आप उसकी बात है, अगर लगे भी हुए थे तो रहने देते, फायदा इन्हीं का ही होना था। अगर इनकेस अगर थे भी तो। दूसरा, आपने एक दूसरे सवाल का हिस्सा था, वो बड़ा, उसमें क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। प्लीज,
ये बार बार बात हो रही है कि जी हम अदालत में जाएंगे। अदालत में आपको जाना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ था। भाई अब तो ये इलेक्शन जो है ये सेनेट के रूल्स के तहत होता है, ये पार्लियामान के अंदर का इलेक्शन है, इसके ऊपर इलेक्शन एक्ट का नफाज भी नहीं होता। तो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है ना, हाँ, ये प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस है, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस चैलेंज नहीं हो सकती। अब मैं एक छोटी सी इनसे बात करता हूँ। बिलावल साहब चूँकि कभी उन्होंने पाकिस्तान में एक दिन भी तालीम हासिल नहीं की ना, मेरा ये ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि उन्होंने पाकिस्तान का आइन भी नहीं पढ़ा हुआ। उनके कुछ हो सकता है पढ़ा भी हुआ, देखिए पढ़ने से तो मैं आपको वैसे मिसाल कैसे दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मिसाल के तौर पे शायरी है। आप हमारे बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, ठीक है, मीर तकी मीर का कलाम उठा के आप पढ़ना शुरू करते हैं, हो सकता है आप उर्दू पढ़ सकते हो, लेकिन उस कलाम का मफहूज क्या है वो आप नहीं जान सकते, लाज़मी नहीं है। उसके लिए बड़ी थोड़ी सी आपको समझ बूझ भी चाहिए होती है और कुछ थोड़ी सी तालीम भी चाहिए होती है उस चीज़ की, उर्दू अदब की, रेलेवेंट एजुकेशन। अब बिलावल साहब को इस तरह की जो मशवरे हैं, वो उनके 2-3 अंकल आंटीज़ हैं, कभी शहरी आंटी बता देती हैं, कभी वो अपने फारूक अंकल बता देते हैं जी, लेकिन देखें उससे आपको शऊर नहीं आता आइन के बारे में, पाकिस्तान के कवानीन के बारे के लिए। वो यहाँ पे कहीं टाटो टूटों के स्कूटों में पढ़ते तो फिर कुछ बात थी। बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज़ कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर बिलावल साहब समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और अगर वो ये समझते हैं सदके दिल के साथ कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ सच्चे थे, तो फिर वो दोबारा एक अदम एतमाद की तारीख ले आए। वो कहते हैं हाँ, नहीं उसी दिन आ जाते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन आ जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप सुबह उस पर कोई कदगन नहीं है। कोर्ट में भी ये जाएंगे, कोर्ट तो पहले मेरे ख्याल में ये कहेगी कि ये आपकी तो मेंटेनेबल ही नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना शक है कि जी आपने सिर्फ मोर गलत लगने पे हुआ है, तो आप सुबह नो कॉन्फिडेंस ले आइए, शाम को गिनती करा लें। अच्छा नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं ये लोग? आर दे इन ए पोजीशन टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ चीजें हैं। अगर ला सकते होते तो अब तक ले आते, और अगर ला सकते होते तो डिप्टी चेयरमैन को 10 वोटें एक्स्ट्रा ना पड़ती। इसका मतलब ये है कि या बिलावल के साथ नवाज शरीफ सच्चा नहीं है, या नवाज शरीफ के साथ बिलावल सच्चा नहीं है। ये जो अब सस्ते कैमरे लगे हुए थे, इनको अब अपने घरों में लगाने की जरूरत है, ताकि देखें कि कौन किसके साथ है। राइट। हमारे शो पर हाफिज हुसैन अहमद साहब थे कल, और उन्होंने बड़ी खुली बात की। उन्होंने कहा कि 2019 के अक्टूबर में जो धरना शुरू हुआ था, वो एंड हुआ इस नतीजे पर कि मियां नवाज शरीफ साहब को NRO मिला। ये उनके अल्फाज हैं, कोट एंड कोट। उन्होंने कहा कि अब जो 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, उसके नतीजे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा NRO लेकर मुल्क से बाहर जाएंगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये हाफिज साहब का तज्जिया तो हो सकता है, एक पार्टी के बिल्कुल सीनियर रहनुमा है, सियासतदान रहनुमा है। इससे तो यही बात वाज़े होती है कि फजलुर रहमान जो है वो नवाज शरीफ का एजेंट है। यानी कि अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो फजलुर रहमान इज़ देयर फॉर ऑल द डर्टी डील्स ऑफ नवाज शरीफ। तो ये तो फिर ये बात होगी ना, इसका मुझे उसके अलावा कोई लॉजिक समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो पूरी कौम जो थी, इतना मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप के क्रिकेट का स्कोर का लोगों को नहीं था जितना उनके प्लेटलेट्स का था। इवन मीडिया हर चीज़ लाइटेड। उसके बाद जब उनके जाने के बारे में अगर आप देखिए तो हम बड़े सिंपल सी बात बताते हैं। वो आए कैबिनेट के पास, क्योंकि कैबिनेट ने इजाज़त देनी होती है ECL से, उनके प्लेटों को लेके पूरे मुल्क में जो उस वक्त हाल था, और ज़ाहिर बात है जो कैबिनेट है वो अब देखती है कि जी वाकई ही ये, फिर हमें कंपैशन दिखाना चाहिए। लेकिन हमने हफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे ये कहा कि इनके केसेस के अंदर जितना इनके ऊपर जुर्माना और जो उनकी मालियत है उसकी इनसे श्योरिटी ले ली जाए, उसके अवज़ ये कोई चीज़ यहाँ पे कर दें, फिर ये जा सकते हैं। और ये बड़ी असूली सी बात थी। इस चीज़ को इन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अगर आप इजाज़त दें तो आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है? शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू जहाँ हमने तोड़ी है यहीं से जोड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब कैसे गए, और जिसको NRO का नाम दिया जा रहा है वो दरअसल था क्या, प्लेटलेट्स का क्या मामला था, और इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आफ्टर दिस ब्रेक साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब एक्सक्लूसिवली आज की इस 1-on-1 नशिस्त में, इवन देन के कोविड-19 पेंडेमिक अभी तक है,
वो स्टूडियो तशरीफ लाते हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है सर, आप आते हैं। आप बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। दो चीज़ें हैं, एक तो जिस वक्त ये बात हुई नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, तो पूरे मुल्क में एक माहौल था, मीडिया भी जिसमें था, सारे का सारा मीडिया, प्लेटलेट्स जो थी वो लम्हा बलम्हा रिपोर्ट आ रही थी, लिविंग कमेंट्री थी। हम मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया, मेडिकल बोर्ड को भी हमारी जो सब कमेटी थी जिसका मैं खुद रुकन था, हमने 2 दिन उस कमेटी को सुना, नवाज शरीफ साहब के लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, सबको सुना। तो तमाम चीज़ें जो थी वो ये बता रही थी कि जिनकी जो प्लेटलेट्स हैं और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसके इलाज के लिए इनको जाना चाहिए। हमारी ज़ाती राय ये ज़रूर थी कि ये इलाज पाकिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड था उसका भी ये कहना था कि जी ये जो इनके मल्टीपल फैक्टर्स हैं रिस्क है, वो उसमें बेहतर है कि वहाँ से जाने दिया जाए। खैर जब ये सब कुछ हो गया तो हमने उसके ऊपर ये एक शर्त ज़रूर रखी कि इनके जो केसेस हैं, जो प्रूवन केसेस हैं, सज़ा हो चुकी है, जुर्माने आयद हो चुके हैं, उसमें जो मालियत थी 7-8 अरब की, उस मालियत का ये श्योरिटी दें और फिर जाएं। ये काबीना ने भी प्रूव कर दिया। इसको इन्होंने चैलेंज किया अदालत के अंदर। हफ्ते वाले दिन अदालत लगी, आपको याद होगा जी। उधर ये सुना गया, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया कि जी देखिए हमारे कंसर्न्स हैं, ये जाएं, ज़रूर जाएं इलाज के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितने के लिए भी जाना चाहते हैं, ये श्योरिटी दें और चले जाएं। ये वफाकी हुकूमत का फैसला था और इसके ऊपर हमने कभी कोई कंसेशन नहीं की। सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट थी, लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहते तो जा सकते थे। हाई कोर्ट जो थी उन्होंने हमारी जो फैसला था उसके बरक्स उन्होंने उन्हें जाने की इजाज़त दी और कहा कि जी ये पर्सनल अंडरटेकिंग पे चले जाएं। अब मैं सिर्फ आपकी उस बात, हम जा सकते थे नहीं जा सकते थे अलग बात है, लेकिन ये जो बात है कि किसी डील के नतीजे में गए तो फिर कम से कम ये देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते थे नहीं जा सकते थे अलग बात है, लेकिन इन दिस केस अगर 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के बाद भी अदालत के किसी फैसले के तहत मरियम नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाती हैं, फिर आप लोग कहाँ स्टैंड? देखिए इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर अदालत का कोई भी ऐसा फैसला होगा तो हर केस के डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, उसमें तो आपने चैलेंज नहीं किया था, यहाँ आप चैलेंज करेंगे? यहाँ तो मेरा ख्याल है कि जी हम आखिरी हद तक चैलेंज करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ। ये देखें, जब किसी मुल्ज़िम के देखा जाता है ना तो उसका कंडक्ट भी देखा जाता है, उसके आगे पीछे वालों का कंडक्ट भी देखा जाता है। अब अगर ये भी अदालत का चलें कि हाई कोर्ट फैसला, या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी तो हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, लेकिन अगर हाई कोर्ट फैसला करेगी तो हम उसके ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वो फिर डिपेंड करेगा कि हमें उसके ऊपर कोई स्टे मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि डिफरेंस कोई नहीं है। मरियम नवाज़ जो कि एक मुजरिम है क्योंकि सज़ा उनको साबित हो चुकी है, उनको सज़ा हो चुकी है, या कोई भी और खातून जो इस वक्त कोई सज़ा भुगत रही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनके अगर स्टेटस का होने का फ़र्क हो तो फिर आप पाकिस्तान का सिस्टम है ना सर, यहाँ पर फ़र्क देखा जाता है, मसला सारा ये स्टेटस को है सारा, ये तो फिर पैसा चला लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। ये तो फिर एक निज़ाम के लिए सवाल, उस निज़ाम को ठीक किसने करना है सर? निज़ाम को ठीक उस वक्त करना है जब अवाम आपके ऊपर वो एतबार करेगी जहाँ पे आपके पास निज़ाम को बदलने की सलाहियत होगी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपके पास नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। अब आपके पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, असेंबली में आप लोग अक्सरियत में नहीं है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ मिलकर आप कुछ कर सकते हैं। जब तरमीम लानी होती है तो हो जाती है, वो हम पहले देख चुके हैं। तो अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे करेंगे? एक तरफ अभी फवाद चौधरी साहब आज दावत दे रहे थे कि अपोजिशन आए, लॉन्ग मार्च ना करे, हमारे साथ बैठे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज के ऊपर हम बैठकर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ के ऊपर बात ना करें। जब आप कंडीशनलाइज कर देते हैं तो फिर क्यों आएगी अपोजिशन आपके पास? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान के अंदर अब हमें वो बर्तरी हासिल है कि हम कानूनी तरमीम तो कर सकते हैं, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। आईनी तरमीम नहीं कर सकते, कानूनी तरमीम कर सकते हैं। सेनेट में चूंकि हमारा जो नंबर है वो बड़ा थोड़े मार्जिन के साथ अपोजिशन के इत्तेहाद से कम है। हाँ। अब ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है जरूरी नहीं है, पीटीआई की सीट्स तो अब पहले से बेहतर हुई है। पीटीआई तो इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है सेनेट के अंदर। उसके बाद अपने इत्तेहादियों को मिला के हम 48 के ऊपर खड़े हैं जी। अब अगर आपने कोई बिल पास कराना होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि बिल पास कराने के लिए आपके पास 51 लोग हों, वो तो होता है कि आप हाजिर लोग कितने हैं। दूसरा ये है कि जो अपोजिशन है वो भी तो एक इत्तेहाद है ना। बहुत सारी जमातें ऐसी हैं, जैसा देखिए जमात इस्लामी ने जो सेनेट का इलेक्शन था उससे वो एब्सटेन किया। इसी तरह से जब कोई बिल्स आते हैं तो बहुत सारी पार्टीज अब्सटेन कर सकती हैं, जिसका फायदा फिर हमें हो सकता है। कोई पार्टी हमारे हक में वोट भी दे सकती है। वहां पे देखिए छोटी पार्टीज हैं, किसी के 2 मेंबर्स हैं, किसी के 4 हैं, 5 हैं, 1 हैं, तो वो लॉ टू लॉ चलेगा। बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो असूलों की बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ हुकूमती बिल की सपोर्ट कर सकती हैं।
तो हम कानूनी तरमीम ला सकते हैं। आईनी तरमीम के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे करेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दो बगैर पोजीशन के। देखिए इलेक्टोरल दो है। जो तो आपको आईनी इलेक्टोरल चाहिए, मिसाल के तौर पे गैर मुल्की शहरी को, जिस तरह डुअल सिटीजनशिप है, जो समंदर पार पाकिस्तानी है, ओवरसीज, उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए तो हमें आईनी तरमीम चाहिए होगी। लेकिन उनके वोटिंग के हक के लिए कानून हो, वो कानूनी तरमीम चाहिए। वो तो आप कर सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े दिनों से बात की हुई है, ईवीएम की बात की हुई है, ईवीएम के लिए हमें कोई आईनी तरमीम नहीं चाहिए। वो तो एक रूल्स और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं फिर नेक्स्ट सेनेट इंतखाबात से। अब उसमें मैं बात आता हूँ जो फवाद चौधरी साहब ने बात की जी। हमारे पास बड़ा सिंपल सा है कि हम जाके खुद कर लें, लेकिन हम तो बात करते हैं पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी की, कि हम पॉलिटिकली आपके साथ, चूंकि आप भी इस निजाम का हिस्सा है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाती है तो मुझे ये बताइए कि इसका फायदा सिर्फ हमें तो नहीं है ना, हर पार्टी को है। आपका ये जो रोना होता है कि जी धांधली होगी, धांधली हो, खत्म हो जाएगी। कंडीशनलाइज ना करें ना, आप बताएं ना, लेकिन आप उनसे जो करवाना है वो करवा तो ले, जिसके ऊपर बात हो सकती है वो तो हो सकती है। कंडीशनलाइज नहीं कर रहे, हम उनके साबका किरदार को देखते हुए तंबीह कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी उधार मांग के शर्मिंदा ना कीजिए। आप कॉन्डक्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं या मिसकॉन्डक्ट का कर रहे हैं? देखिए हम तो कॉन्डक्ट का मिसकॉन्डक्ट, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई उधार बंद है, बाकी नकद पे जो मर्जी सौदा कर लेंगे। अच्छा, महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है। खान साहब के चैलेंजेस 2.5 साल बाद खत्म नहीं हुए, अब बढ़ गए हैं, खासतौर पर इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जीत के बाद उनके चैलेंजेस बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। आपको पता है कि मुर्गी की कीमत ऊपर जा चुकी है, कुछ जगहों पे 600 रुपये फी किलो मिल रहा है। आपको, मुझे शायद ना फ़र्क पड़ता हो, शायद हमें ना पड़ता हो, क्योंकि हमारी अर्निंग ऐसी हो सकती है कि हमें ना पड़ता हो, लेकिन एक आम आदमी जो ताज़ी रोज़ी कमाता है उसके लिए महीने में एक दफ़ा मुर्गी का गोश्त खाना बड़ी बात होती है। तो उसको किस तरह से आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? दो चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा जी। सबसे पहली बात यह है कि मैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर का मशीर होने के नाते बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरता है, सुबह शाम हम उनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स भी होते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पर्सनली इस चीज़ के ऊपर पर्सनल पेन लेते हुए जितना देखा है, शायद ही मैंने कभी किसी और शख्स को इतना देखा हो। बिकॉज उनको ये जितने हमारे प्रोग्राम हैं, एहसास का प्रोग्राम है, कोई भूखा ना सोए, पनागा, ये तो बेसिकली आवाम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर सोचता है ना। देखिए, जब 18वीं तरमीम के बाद अगर आप सही मानों में मुझसे एक आईनी सवाल करें, कानूनी सवाल करें, तो ये प्राइम मिनिस्टर से तो चीज़ें चली गई हैं। ये तो अब आपके प्रोविंशियल और बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें जा चुकी हैं, क्योंकि आप डेवोल्यूशन में चले गए। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं चूंकि वज़ीर आज़म इस मुल्क, मुझे इस मुल्क के गरीब अवाम ने, मुझे अमीरों ने नहीं, गरीब अवाम ने इलेक्ट किया है। अक्सरियत ये जो है। महंगाई के जो इशू है, ये वो चीज़ है जो एक ग्रास रूट पे जाके हर्ट करता है। हमारा आटे का बुरान है, ये कीमतों का है। अब ये एक हमारी डेली स्ट्रगल है उस माफिया के खिलाफ। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाजे करना चाहता हूँ। देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरे सवालात बहुत हैं सर, क्विकली प्लीज। सर देखिए, बिजली है, कमोडिटीज़ हैं, इनकी कीमतें हैं, ये हमारी जो कॉन्टिन्यूड पॉलिसीज़ थी उनका एक नतीजा है। नहीं, लेकिन इसके साथ बाकी महंगाई की बात कर रहा हूँ, बिजली पे मैं बाद में आता हूँ। मैं बाकी महंगाई भी बात कर रहा हूँ। खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों में दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कुछ टेम्परेरी हमारे यहाँ इशू आता है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जो आपका सट्टेबाजी होती है, होर्डिंग होती है, इसके ऊपर स्पेकुलेशन होती है, उस हुकूमत की ज़्यादा गिरफ्त होनी चाहिए, और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लीड कर रहे हैं। नहीं, वो कि सिस्टमेटिकली नहीं रही है। मुझे एक बात बताइए, क्या मुर्गी की कीमत सिर्फ पहली दफ़ा बढ़ी है? नहीं, ये बारहा हमने देखा है निज़ाम के अंदर कि प्राइस एस्केलेट कर जाती है। कभी मुर्गियों की कीमत, कभी अंडे की कीमत, डिमांड सप्लाई, माफिया। देखिए, माफिया जो है मेरा सवाल है, देखिए अनकंट्रोल माफिया है। मेरा सवाल, स्पेकुलेशन जब होती है, प्राइस की स्पेकुलेशन होती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और फिर सूबाई सतह के ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए वो इतना फहाल नहीं है। अब मेरा सवाल है, क्या महंगाई माफिया की वजह से है या IMF की वजह से है? देखें, ये दो चीज़ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। देखें, ये पब्लिक पूछ रही है। बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है कि देखिए, IMF को आपको देखना पड़ेगा। IMF आता इसलिए है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए। अगर आप मुझसे एक लफ्ज़ में पूछें, मैं कोई माशी एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मैं इसका दावा करता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से एक अवामी समझ के मुताबिक बात कर सकता हूँ, IMF बेसिकली जब आपके साथ किसी कर्जा देने के उसमें आता है, तो वो एक चीज़ साथ लेके आता है जिसको मुआशी डिसिप्लिन कहते हैं। दिवालिया होने से बचा ले, दिवालिया होने से बचा ले, बिल्कुल ही यहाँ खाना जंगी ना हो जाए। अच्छा, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर वो मुआशी डिसिप्लिन की तरफ जाएगी तो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए
बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम को ज़्यादा रिलीफ देना। तो फिर इस पर मेरा सवाल है, इस पर मेरा अगला सवाल है, मुआशी डिसिप्लिन की आप बात कर रहे हैं ना, आपकी नेशनल असेंबली की एक स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पावर, उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर एक बिल पास हुआ है 5:4 की रेशो से, ये मैं डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा हूँ, और उस बिल पास करने में जो 5 लोग थे जिनके गिटे गोडे पकड़ के जो है बिल पास करवाया गया और बाकी 4 लोगों ने मुखालफत की है। उन 4 लोगों में एक मोहतरमा सायरा बानो है जिनका ताल्लुक GDA से है, शाजिया मरी साहिबा हैं, 2 PPP के, एक PMLN का, एक PPP का, 4 लोग हैं। उन्होंने मुखालफत ये की कि जी अब हुकूमत चाह रही है कि 10% सरचार्जेस की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, और ये तक कहा गया कि आप लोग ये खबर मीडिया तक ना पहुंचने दें क्योंकि हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, लेकिन हमने सिर्फ IMF को दिखाना है, और IMF का वक्त 24 मार्च को पाकिस्तान आ रहा है। तो अब हम कैसे समझें कि कुछ चीज़ें माफिया की वजह से हैं और कुछ चीज़ें कुछ कंडीशन है, फिर आप लोग एक्सेप्ट कर लें कि कुछ कंडीशंस हैं हमें फॉलो करना है और कंडीशन की वजह से हम लोग ये कर रहे हैं। इसमें क्लैरिटी लाने की जरूरत है। देखें ये तो पावर मिनिस्ट्री बेहतर बता सकती है कि इस पूरे बिल के अगराज़ मेरी आपके नॉलेज में नहीं है तो खबर है मेरे लिए, मेरी अर्ज सुन लें जी। ये जो बात है कि जी हमने सरचार्ज लगाना है, कोई भी हुकूमत को शौकिया चीज़ तो करती नहीं है। एक प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट है, आपने इस कॉस्ट के साथ ही चलना है। अब जो बिजली का मामला है, बिजली के मामले में वो मुआहदे हैं जो पिछले 10 सालों में हमने किए जब बिजली का बहरान था, जब वो मुआहदे किए और उस वक्त जो उन मुआहदों की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो IPPs के हक में थी। ये वो इंटरनेशनल IPPs थी जिनको हम पाकिस्तान लाए कि जी आप ये करें। उनके साथ डॉलर रेट में एग्रीमेंट्स हुए, तो ये जो अभी आपका रुपये डॉलर का डिफरेंस आया, एक बहुत बड़ा फैक्टर वो है। फिर इसके अंदर जो फ्यूल कॉस्ट होती है वो एक बड़ा फैक्टर है, और तीसरा है अनफेवरेबल टर्म्स, यानी कि फेवरेबल्स थी IPP के लिए। अब इसकी मद में अगर हम उन्हीं मुआहदों पे रहते जो मुआहदे पिछले दौर में कर लिए गए थे और वो 30 साल के लिए लॉक थे, अगर हम उसी मुआहदे पे खड़े होते तो ये शायद इस वक्त 10% नहीं, इससे बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसको कंट्रोल किया, लेकिन हमने जब IPP का पूरा एक यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसने इंक्वायरी की, फिर IPPs के साथ इंगेज किया, फिर उन टर्म्स को रिवाइज किया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। रीज़न बीइंग माजी में एक तो ऑप्शन हमारे के पास ये है कि जी हम एग्रीमेंट्स ख़त्म कर दें, लेकिन जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं जब आप उनको ख़त्म करते हैं बगैर किसी लीगल ऑप्शन के, तो फिर आपके साथ वो होता है जो आपके साथ रिकोडिक में हो रहा है। $7 अरब का आपके ऊपर जुर्माना है जो आपने अदा करना है। तो इसलिए हमने इसको बड़ी अफाम तफहीम से जितना फेवरेबल कर सकते थे किया है। अब ये वाली जो बात है मजीद भी करेंगे, इसमें भी मजीद भी कटौती होते जा रही है। राइट। अच्छा, अब बजट आ रहा है सर आगे, बजट में कोई रिलीफ है पब्लिक के लिए? देखें, 2 चीज़ें हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए खास तौर पर देखिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए प्राइम मिनिस्टर पहले ही बात कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि वो उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, बजट तक नहीं बढ़ी, उनकी बजट तक बढ़ा चुके हैं। अच्छा, तनख्वाहें ऑलरेडी जो प्रोविंशियल सतह पे बढ़ी हुई थी, ये फेडरल गवर्नमेंट का मसला था क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उसके रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे, वो मसला था। लेकिन जो असल में इसके लिए जो कानूनी तरीका है वो पे एंड पेंशन कमीशन का है। हमने पे एंड पेंशन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि बजट से पहले वो अपनी तमाम तजावीज़ को फाइनल करके, वो जो कमीशन है जो मैंडेटेड है आईनी तौर पे, वो लाएगा ताकि अगले बजट का इसको हिस्सा बनाया जाए। राइट, यानी इस दफा पब्लिक को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है। 2.5 साल से हब्स थी, घुटन थी, उसमें कमी आएगी कुछ। एक रिलीफ वो है, और दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है फोकस कर रहे हैं टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है कि ये जो अब सब्सिडी हम खाते हैं, आटे की खाते हैं मिसाल के तौर पे, वो हर बंदा खा रहा है। आप हो सकता है 4 मिलियन तनख्वाह ले रहे हो, आप भी सब्सिडी आटा खा रहे हो, एवरीबॉडी, गरीब आदमी जो दैट इज नेसेसिटी, उसके ऊपर लगा दिया उन्होंने। अब वो जो है उसको आपने जाना है टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर। टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये है कि आप जो गरीब है उसको ज्यादा सब्सिडाइज करें, बजाय इसके कि आप पूरी कौम को 5 रुपए की सब्सिडी दें, आप गरीब को 15 रुपए की सब्सिडी दे दें। उससे वो जो माशी डिसिप्लिन है, उससे आपका वो जो खर्च है हुकूमत का वो भी कम होगा और रिलीफ ज्यादा मिलेगी। एक क्विक कमेंट आपका चाहिए होगा, मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट का क्या हुआ? देखें, पाकिस्तान का कानून बड़ा वाज़ेह है, पासपोर्ट नहीं उनका एक्सटेंड हुआ, एक मफरूर का पासपोर्ट एक्सटेंड नहीं हो सकता। आप लोगों ने नहीं किया, तो वो कैसे रह रहे हैं फिर लंदन में? देखिए, वो उनके कानून के तहत नहीं, उनका कोई कानून नहीं। देखिए, वो एक गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। आपकी बात हुई फिर लंदन के हुक्म? हमारा उनसे कांस्टेंट रब्ता है। उन्होंने अभी तक उनकी जो एप्लीकेशन है जिसमें वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं, उसके ऊपर फैसला करना है, और वो अभी तक फैसला उन्होंने नहीं किया है क्योंकि आप जानते हैं बरतानिया में अभी कोविड की जो नई लहर है, उसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं।
और ये जो मफरूर मुजरम है ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून की गिरफ्त में तो उसने आना ही आना है। अब ये जो एक बहुत बड़ा नया फैक्टर है कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, वो भी हमने बरतानी हुकाम को आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो अगर एक्सपेल्शन हो सकती है तो हो सकती है। सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैमरा और पीटीए क्या ये विफाकी इदारे हैं? जी बिल्कुल, दोनों विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई कोर्ट डिसीजन देती है, यानी से टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट डिसीजन देती है, तो फौरन उसी दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाता है। वही पेशावर हाई कोर्ट हमारे यानी बोल्ड टीवी से मुताल्लिक 2 दफ़ा डिसीजन दे चुका है, 2 दफ़ा हुक्म जारी कर चुका है। एक 26 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा कि पैमरा के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई नहीं करनी है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के जमहूरियत का सतून है। पैमरा के खिलाफ या बोल के खिलाफ? बोल के खिलाफ, ठीक है। पैमरा को अहकामात जारी किया कि आपने बोल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद 16 सितंबर को दोबारा से अहकामात जारी हुई है कि आपने कार्रवाई नहीं करनी है, और इस दौरान 2 दफ़ा यानी 4 दिसंबर 2020 को, फिर 22 जनवरी 2021 को 2 दफ़ा पाकिस्तान के आज़ाद रियासत का, आज़ाद मीडिया का, यानी आपके चौथे सतून का अहम तरीन न्यूज़ चैनल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप यानी बोल्ड टेलीविजन, इसको बंद कर दिया गया। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अगर वफाक के ज़रिए इंतज़ाम है और एक तरफ पीटीए इम्प्लीमेंट करवाता है तो एक दिन में करवा लेता है, दूसरी तरफ पैमरा इम्प्लीमेंटेशन की धज्जियाँ उड़ा देता है और अहकामात को हवा में उड़ा देता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दूसरा मामला है ना, वो तो होगा। आखिर वफाक के ज़रिए इंतज़ाम तो है, एक इदारा आपके ज़रिए इंतज़ाम ठीक काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। मैं ज़रा आपको एक थोड़ी सी चीज़ अर्ज़ कर दूं जी, चूँकि ये आपका पर्सनल केस है तो मेरा तो पहला ख्याल है कि हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी। पर्सनल केस नहीं है सर, मीडिया आपका भी है, बोल आपका भी चैनल है। सॉरी, बोल आपका भी चैनल। मैं आपसे बड़ी असूली बात करूँगा जी। जब हम आपके फोरम के ऊपर बैठे होते हैं और मैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, चाहे आपके खिलाफ हो या चाहे आपके हक हो, असूली तौर पे प्रोफेशनली मुझे इस पर उस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे कानूनी नुक्ता अर्ज कर देता हूँ। पैमरा और पीटीए दोनों रेगुलेटर्स हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसका सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है वो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुकूमत के दायरा इख्तियार से बाहर होता है। मिसाल के तौर पे सुबह अगर मैं चाहूँ हुकूमत हूँ कि जी ओगरा का, पैमरा का, पीटीए का किसी भी सरबराह को मैं हटा दूँ, काम ठीक नहीं कर रहा जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। पता क्यों नहीं कर सकती? क्यों? बिकॉज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि वो एक कानून के तहत काम कर रहा है, एक उस इदारे, उनको एक प्रोटेक्शन हासिल है जो होनी भी चाहिए। अब आपकी जो भी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपके पास एक हाई कोर्ट का फैसला है जो ये कहता है कि ये कर दिया जाए, और इसके बावजूद वो कुछ करते हैं, तो इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। अगर किसी स्पेसिफिक हुक्म की अदूली हुई है तो आप, अब मिसाल के तौर पे पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये टिकटॉक बंद कर दिया जाए, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि भाई कैसा हुक्म है, लेकिन हुक्म है अदालत का, बंद कर दिया, उसी दिन बंद कर दिया, इम्प्लीमेंट हो गया। लेट सपोज ना होता तो अदालत क्या करती? अदालत तो उसके ऊपर पैमरा को ही बुला के पूछती ना, हुकूमत को बुला के तो नहीं पूछती है। अदालत पैमरा को बुला के कहती है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पे भी, इस मामले में भी, अगर पैमरा ने या पीटीए ने कोई ऐसा काम किया है जो खिलाफ कानून है और खिलाफ अदालत के हुक्म के है, तो उसकी रेमेडी जो है, लॉफुल रेमेडी इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या वहाँ जाएंगे? अगर उन्होंने गलती की तो वो उसकी सज़ा पाएंगे, अगर उन्होंने गलती नहीं की वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे। दोनों सूरतों में अप्रोप्रिएट फोरम वही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में है, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी किरदार है सर या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखें, ये मीडिया का किरदार, मेरी अर्जी सुन लीजिएगा, मीडिया का किरदार है या नहीं है? और मीडिया के बारे में हम ये चीज़ भी कहते हैं कि रियासत का चौथा सतून है, और अब चाहे कोई इससे खुश हो ना खुश हो, सब यही कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे मीडिया ग्रुप्स हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं और रियासत के नज़रिए के मुताबिक काम कर रहे हैं? उसमें बोल्ड टेलीविजन एक चैनल है। तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2 रेगुलेटर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चेक होगा ना, कि अगर कोई गलत कर रहा है, किसी की अपॉइंटमेंट गलत हुई है या किसी के दौर में उसको मनपसंद भर्ती के तौर पर भर्ती किया गया है, तो उसके ऊपर आखिर कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव्स ने काम करना है ना सर। हम किसके आगे आवाज़ उठाएं? वही तो देखें, सबसे पहली बात अदालत, वो हम गए हैं, अगले अदालत की जो अहकामात हैं उसको हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो फिर एक बड़ी अचंभे की बात है। मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं प्लीज, ही इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री सर। वो तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक अर्ज सुन लीजिए जी प्लीज। आप कह रहे हैं कि ये पैमरा है, ये इतना मुजोर हो गया है कि वो पैमरा नहीं, ओनली द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन जो है वो इतना जोरावर हो गया, तो मैं बड़ा हैरान हूँ।
क्योंकि मैं आपको दूसरी तरफ हुकूमत का बताता हूँ कि हम अगर एक छोटा सा हुक्म, मैं भी पीछे पेशावर पेश होने गया होता, मैं खुद वहाँ पर्सनली पेश होता हूँ, मुझे बुला लेते हैं कोर्ट्स में पेश होने के लिए, कोई पिटिशनर करता है। वहाँ पे पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार की तनख्वाह का मामला था, तो जो ऑर्डर थे इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो फेडरल लॉ मिनिस्टर को इन पर्सन तलब कर लिया गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना जोरावर नहीं हो सकता। बहरहाल आप इस केस को देख लीजिए। इस केस को हम देखेंगे, लेकिन आप भी बतौर मुशीर दाखिला और एहतसाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तक बोल्ड टेलीविजन की आवाज़ पहुंचाए कि एक अग्रीव्ड पार्टी है। आपका चैनल तो इतना देखा जाता है, वो इंशाल्लाह आवाज़ हर जगह पहुंचेगी। आप पहुंचाएं सर। मुसलसल 1 साल से हम शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर कि खुदारा इसके ऊपर चेक कीजिए कि एक बंदे की अपॉइंटमेंट हुई ऐसे है कि उनका जो अहलियत का मयार था उससे कम, वो उसके ऊपर पूरा ही नहीं उतरते, वो अपॉइंट हुए हैं। उसको आप कहाँ तक, कितनी हद तक चैलेंज करते हैं? कुछ पावर्स आखिर अब लेजिस्लेटर्स के पास भी होगी, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास भी होंगी, कुछ प्रेसिडेंट के पास भी होंगी। आप लोग इसको तो देखें कि हम अग्रीव्ड पार्टी इसलिए हैं कि हम वो लोग हैं जो सियासतदानों को जीरो से हीरो बनाते हैं। हम वो लोग हैं जो एक वक्त में आपके साथ खड़े थे, आज भी खड़ा है, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है। तो कम से कम ये बात आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तक तो पहुंचाएं। जी बिल्कुल, ये देखें, आपका प्रोग्राम देखा जाता है, मुझे पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, उन तक पहुंच चुकी होगी, मैं भी पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आपको कानूनी मशवरा भी दे रहा हूं कि जिस तरह आप अगर उनकी अपॉइंटमेंट का कह रहे हैं जी, वहाँ पे रेट ऑफ को वारंटो होती है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं जी, जा चुके हैं ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर भी फैसला हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, देखें, हुकूमत को सही चलाने के लिए ज़रूरी यही है कि हम अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, हो सकता है आप हमें बहुत अच्छे लगते हों, हो सकता है आप हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन ये हमारी पर्सनल राय हो सकती है। हुकूमत का जो काम है, मेरी ये राय है, मैं मशीर हूँ ना, मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, हमारी आवाज़ तो प्राइम मिनिस्टर देखिए बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो मशीर है उसने सिर्फ मशवरा देना है। कोई मिसाल के तौर पर ये ग्लास में इधर से उठा, आप ये मशवरा प्राइम मिनिस्टर को भी देते हैं? जी, मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि जी पैमरा को लेके बहुत सारे चैनल्स को तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारे चैनल्स को नहीं, उन चैनल्स को जिन चैनल्स की वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको भी पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन चैनल्स के लिए वो ठीक है। लेकिन एक चैनल जो इस आपके मुल्क के तशख़्ख़ुस के लिए काम कर रहा है, रियासत के लिए काम कर रहा है, हमेशा सच का आलम बुलंद किया हुआ है, उस चैनल के खिलाफ चेयरमैन पैमरा खड़ा हुआ है। हम पैमरा को फिर भी मुर्द इल्ज़ाम नहीं था, उसका चेयरमैन हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। शहजाद अकबर साहब, एक आखिरी सवाल पूछ लूँ सर? जी, 2023 तक पूरी कर लेगी मुद्दत अपनी? अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको अपना तजिया भी और सब चीज़ें दूंगा, 2023 तक नहीं, उसके बाद वाले 5 साल भी इंशाल्लाह यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ये पीडीएम को आप लोग देख लेंगे? देखें, ये तो बच्चे, इनको बड़े होने में भी 15-20 साल लग जाएंगे ना। अगर ये तहरीक अदम एतमाद, एक जो इनके साथ बाबा जी हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, अच्छा, और दूसरे जो 2 बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो खान साहब भी मेरे ख्याल है। नहीं, एक और साहब भी हैं सर। वो कौन है? मौलाना साहब। वही उन्हीं को बुजुर्ग का। अच्छा, आप इसको बुजुर्ग समझ? मैं ज़रदारी साहब को समझ रहा था। ये वो इनके जो इस वक्त पीर हैं वो मौलाना फजल रहमान है। मतलब ये भी देख लीजिए कि भुट्टो का नवासा मुफ्ती महमूद के बेटे से इस वक्त सबक ले रहा है, और दूसरी तरफ भुट्टो का जो नवासा है वो ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे के सबक ले रहा है। इस्तीफे की बात वो कर रहा है जिसकी अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत नहीं। ये बस अलमिया है पाकिस्तान के जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मुशीर दाखिला एहतसाब। सर, आप एक्सक्लूसिवली हमारे पास स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपको इंतज़ार करना पड़ा पहले बैठ के, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम से जमील फारूकी की इजाज़त दीजिए। सिर्फ एक बात कहनी है, सिर्फ एक बात कहनी है, उसको ज़रूर आप ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं रहूँ ना रहूँ, शहजाद अकबर साहब हैं नहीं है, इमरान खान कल इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, कोई सियासतदान है नहीं है, कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार है नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती रहे ना रहे, लेकिन पाकिस्तान कल भी खप्पे था, पाकिस्तान आज भी खप्पे है। पाकिस्तान पाइंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।